उन सब लेयर्स को इवेलुएट किया जा रहा है ताकि इसका हकीकी मानों में आवाम तक ट्रांसलेट हो सके इसका बेनिफिट। जी। अच्छा सर, अली वकार फ्रॉम डॉट न्यूज़। मेरा सवाल सर ये है कि ये तासुर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो मंसूबे जो साबका गवर्नमेंट में बनाए गए, जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेनिंग बहुत बड़ा, जिसे वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है सूबे का, 300 अरब रुपया लग चुका, लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ने उसकी कोई ऐसी खास निगाही नहीं की कि कब ये बजट लगे पैसे आवाम तक उसका फ़ायदा पहुंचना शुरू होगा, कब ये रोड ट्रैक पर आ जाएगी। दूसरा मनसूबा जो था, 26 से 40 लैपटॉप स्कीम का था, स्टूडेंट्स को मिलते थे। अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो वो लोग बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ में मिलता था, कॉलेजेस में मिलता था, अब वो यकीनन याद कर रहे होंगे कि ये हुकूमत की हमें देती। तीसरा, आपके साथ एफर्ट की, उनको इस दफ़ा ना पेंशन बढ़ी ना सैलरी बढ़ी, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए लेटर ऑन गवर्नमेंट कोई प्लान रखती है कि ऐसा इंसेंटिव दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि उनका मोरल इसी तरह हाई रहे, जिस तरह ये कोविड के दिनों में रहा। जी, पहले मैं जिक्र कर लूँ ऑरेंज ट्रेन का, जिसको लाहौर में तकरीबन 300 अरब से जिसका प्रोजेक्ट लगाया गया। इस पे पहले भी बहुत बात हो चुकी है। मैं तो आज तक जब भी असेंबली में खड़े होकर ऐवान में भी पूछता हूँ कि इसमें से कोई फाजिल मेंबर ऑपोजिशन का मुझे ये बता दे कि इसकी कोई फिजिबिलिटी है आपके पास इसको लगाने की, जहाँ एक हस्पताल के एक बिस्तरे पे 2 मरीज़ लेटे हों। ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। आप 300 अरब का एक हाथी खड़ा कर दें, जिसको अगर मैंने आज फैसला किया कि मैंने सब्सिडी नहीं देनी, उसके बगैर चलाना है, तो मुझे हर एक मुसाफिर से हर एक ट्रिप के लिए 250 रुपया चार्ज करना पड़ेगा फी यूजेज। अब आप मुझे बताएं उसको मैं किस हद तक सब्सिडाइज कर सकता हूँ। जहाँ आपने कहा कि बजट की तकरीर में कोई जिक्र नहीं है, बजट की तकरीर में शायद आप उसका जिक्र ना मिला हो, मगर मेरे डेवलपमेंट के अंदर 40 अरब रुपया अभी भी उसके लिए मुख्तस किया गया है ताकि इस हाथी को खिलाया जा सके और चलाया जा सके। मगर ये जब चलेगा तो मैं आपको बता दूं कि आपके पैसे का जो आप लोग देते हैं उसका 4.5 अरब रुपया तो इसकी सब्सिडी में जाएगा और 4.5 अरब इसके ऊपर तकरीबन आपका इसके जो चाइना से लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो तकरीबन 9 अरब रुपया पंजाब की 11 करोड़ की आवाम से एक 27 किलोमीटर चलाने के लिए एक ट्रेन के लिए लिए जाएगा। अब आप खुद इसका फैसला कर लें कि कितना अहम मंसूबा था और इसकी क्या यही टाइमिंग थी। जब हमारे पास 20 साल में एक हस्पताल ना बना हो तो क्या हमें आया ये बनाना चाहिए था या अपने हेल्थ केयर और सोशल सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैं आपकी लैपटॉप वाली बात से एग्री करता हूँ, बट लैपटॉप से भी बात आगे चली गई है। अब तो लोग टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आजकल की दुनिया में जिद्दत है, अब कोर्सेज भी ऑनलाइन होंगे। और हमारा ये फैसला है कि हमने ब्रिक एंड मॉर्टर को रिड्यूस करना है। ये कोविड को थोड़ा देखते हुए हम अपना उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जहाँ जहाँ जिस चीज़ को ऑनलाइन ले जा सके, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रमोट करना है तो हम टैबलेट्स भी लेके आएंगे, जिस चीज़ से हम फैसिलिटेट कर सकेंगे करेंगे। जी जी जी, उस पर मैं अर्ज़ कर लूँ, बड़ा ही एक मुश्किल फ़ैसला था। बड़ा ही एक मुश्किल फ़ैसला था। आज के हालात को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि पंजाब में जो ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और हमें एहसास प्रोग्राम के तहत और भी इनकी फ़ंडिंग करनी पड़ेगी ताकि इनकी कुछ हम जो माशी बदहाली है उसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। कितना अरसा चलता है कोविड का ये इम्पैक्ट, कौन सी इंडस्ट्री पे चलता है, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं कल को। तो जहाँ जहाँ से हम अपनी सेविंग्स कर सकते थे या रोक सकते थे
उसमें हमने ये भी सोचा कि कम से कम सरकारी मुलाजमीन के पास अगर वो दफ्तर ना भी आएँ तो एक जॉब सिक्योरिटी तो मौजूद है। मगर ये बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला है। कोविड के लिहाज से अलबत्ता मैं अर्ज़ कर दूँ, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल्स हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि उनके साथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम जितना अरसा वो कोविड पेशेंट पॉजिटिव लोगों के साथ काम करते रहेंगे, उस हर एक महीने की उनको इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। जी सर, वो एक सेकंड, बुजुर्ग साहब हैं हमारे। जनाब, ये दसो कि पिछले साल और उस तो पिछले साल दरमियान दे विच पंजाब दे की डिक्लाइन आया, किहड़े सेक्टर है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और सरमायाकारी की जरूरत कितनी वधी है घटी? सर ए जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आए वो रैप काउंट दे बारे अकाउंट के बारे तो ये कि पिछले साल और उस तो पिछले साल कितनी पेमेंट दी गई, उसके नाल कितना सूद अदा किया गया, कितना क्रेडिट दिता गया, किस शरह तो दिता गया, और उसके नाल जुड़ी गल जी मैं जनाब की गुजारिश करना चाहना तरीके इंसाफ का जो मैनिफेस्टो वो है इत्तेफाक का बहुत एंटी करप्शन का महकमा कहता कि सब तो ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट महकमा खुराक का है। केसेस मौजूद ने उन्होंने खिलाफ नैब केसेस मौजूद ने, कोई काइंडली रोशनी पाओ कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई उन्होंने नैब के केसेस, कोई उन्होंने एंटी करप्शन के केसेस या उन्होंने जिन्हें इरेगुलरिटीज ने उसके वास्ते अज तक की किया है जो तुम आए हो खैर 2 साल। सर, पहले तो मैं अर्ज़ करा, जैसे जनाब ने फरमाया कि इकॉनमी में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ, तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने जब इस साल का जायज़ा लिया, पंजाब सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है हमारी इकॉनमी, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। दोनों में ये देखा गया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हिट उसने ली है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी शरह नमूद सबसे कम हुई है, उसके बाद आपकी आई है इम्पैक्ट आया है सर्विसेज सेक्टर पे, और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर फिर भी पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने पंजाब में काफ़ी हिट लिया। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहले मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ, सूबे ने भी इस साल अगर आप मेरी तकरीर में पढ़ें तो एक MSME स्कीम का जिक्र किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या है कि आजकल लोगों को क्या ज़रूरत, आपको मईशत के रिवाइवल के लिए क्या ज़रूरत है, उसमें एक बहुत अहम चीज़ है लिक्विडिटी। पैसा होगा तो काम चलेगा, बैंक से कर्जा होगा, कोई आप अपनी जेब से डालेंगे, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो चलेगा ना। तो पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम एक MSME प्रोग्राम के तहत बैंकों के साथ काम करते हुए माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मीडियम एंटरप्राइजेस को, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है वहाँ पंजाब अपना के लिए भी किरदार अदा करेगा और एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। कहीं कहीं हम क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू करेंगे, कहीं डायरेक्ट लोनिंग के थ्रू करेंगे, कहीं रिस्क पार्टिसिपेशन के थ्रू करेंगे, कहीं इंटरेस्ट सब्सिडी के थ्रू करेंगे, ताकि इस सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इसमें रिवाइवल आ सके। फूड के अदाद शुमार तो भी मैं लेके आपको बता देता हूँ, मगर इस साल का मैं आपको बता दूँ, पंजाब खाली पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट समझें पंजाब है। तो ये तारीख में पहली बारी हुआ है कि हमने अपना हदफ 4.5 मिलियन टन रखा था। जब भी हदफ रखा जाता है उसका तकरीबन 60 या 70% ही अचीव हो रहा होता है, मगर हालात को देखते हुए, टिड्डी दल को देखते हुए फूड रिजर्व स्टॉक्स आपके बेहतर होने चाहिए पिछले सालों के निस्बतन। और अल्लाह का फजल है कि ये कोरोना जैसे हालात में भी अल्लाह ताला ने जो हमें मुल्क बख्शा है, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हम डिपेंडेंट नहीं है बाकी मुल्कों पे। तो हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए
330 अरब से ऊपर रखे हैं अगले माली साल के अंदर, और इस साल ये पहली बार हुआ है कि हमने अपने फूड का टारगेट पूरा किया है 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का। जहां आपने बात की कि हम लेते कितने में हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, उस पर इंसलरी कॉस्ट आती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट आती हैं, फिर हम बेचते हैं उसको एक सर्टन रेट पे, वो अगर आप देखें तो बड़ा हेविली सब्सिडाइज्ड है, क्योंकि आटे की कीमत को मद्देनज़र रखते हुए, आम आवाम को देखते हुए, मगर इसमें बुनियादी इस्लाहात के लिए एक स्ट्रेटिजिक फ्रेमवर्क बन गया है कि जिस पे सेक्रेटरी फूड भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, वो भी बात कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो कैबिनेट में लाया जाएगा कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, अकाउंट 2 वाला भी, इसको ग्रेजुअली इससे निकलना है, बट ऐसे अंदाज में निकलना है कि इसका बोझ आवाम पे पास ना हो।